हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना वे समष्टि अर्थशास्त्र चल रहा है और अपन अपना 20वां लेसन पढ़ रहे हैं और इसकी भी अपन 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। याद है आपको अपन ने 4 वीडियो में क्या क्या पढ़ा है? चारों वीडियो में अपन ने सबसे पहले देखा था कि आय, रोजगार और उत्पादन का क्लासिकल सिद्धांत, फिर अपन ने कीन्स की थ्योरी पढ़ी, फिर अपन ने देखा कि उपभोग फलन क्या है, फिर औसत उपभोग प्रवृत्ति पढ़ी, फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, फिर बचत फलन, फिर औसत बचत, सीमांत बचत, फिर अपन ने देखा था निवेश, जिसमें अपन ने देखा था औसत निवेश और सीमांत निवेश। तो अब अपन उपभोग, बचत और निवेश को पढ़ चुके। आज हमारा जो टॉपिक होगा उसके अंदर अपन देखेंगे प्रत्याशित बचत, प्रत्याशित निवेश और पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। आज हमारा टॉपिक है वो इन 3 चीजों पे चलेगा: प्रत्याशित बचत, अप्रत्याशित निवेश और पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। और इसी के साथ आज अपना 20th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं प्रत्याशित बचत। तो प्रत्याशित का क्या मतलब होता है? प्रत्याशित का मतलब आशा करना, जिसकी हम मात्र आशा कर सकते हैं। तो प्रत्याशित बचत का मतलब होता है देश में 1 वर्ष की अवधि में लोगों के द्वारा जो बचत करने की आशा की जाती है उसे हम प्रत्याशित बचत कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम प्रत्याशित केवल आशा ही तो कर सकते हैं कि आने वाले 1 वर्ष में इतनी बचत होगी। अपन अभी से तो कुछ नहीं कह सकते। तो 1 वर्ष की अवधि के अंदर लोगों के द्वारा जो बचत की हम आशा करते हैं उसे हम कहते हैं प्रत्याशित बचतें। और प्रत्याशित निवेश क्या होता है? तो 1 वर्ष की अवधि के अंदर जो हमारे उद्यमी होते हैं, जो हमारा उत्पादनकर्ता होते हैं, वो ये सोच करके कि वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, उनकी कीमतें बढ़ेगी, यानी लाभ की आशा में जो भंडार में वृद्धि करते हैं उसे बच्चों हम निवेश करते हैं। आ रहा है समझ में? यहाँ पर दोनों जगह मैंने प्रत्याशित वर्ड लिखा है। प्रत्याशित का वर्ड होता है कि आशा करना। तो 1 वर्ष की अवधि में लोगों के द्वारा हम जो बचत की आशा करते हैं उसे तो प्रत्याशित बचत कहते हैं। और 1 वर्ष की अवधि के अंदर जो हमारे उद्यमकर्ता द्वारा जो कीमत में वृद्धि और लाभ की आशा में जो भंडार में वृद्धि होती है उसे प्रत्याशित निवेश या विनियोग कहते हैं। अब बच्चों, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों चीजें अलग अलग समूह के द्वारा होती है। बचत किसके द्वारा होती है? परिवार के द्वारा। अपने 14 चैप्टर देखा था ना, आय का चक्राकार प्रवाह, जिसमें एक परिवार वर्ग होता है और दूसरा कौन सा वर्ग होता है? व्यवसायी वर्ग। तो परिवार वर्ग क्या करता है? बचत करता है। और उत्पादन का कार्य कौन करता है बच्चों? व्यवसायी वर्ग। तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग समूह है। इसलिए कभी भी बाजार में प्रत्याशित बचतें और प्रत्याशित निवेश एक नहीं होता है, दोनों की अलग अलग चलता है। प्रत्याशित बचतें लोगों के द्वारा की जाती है बच्चों, और प्रत्याशित निवेश किसके द्वारा? फर्म के द्वारा या व्यवसाय के द्वारा किया जाता है। तो दोनों अलग अलग के द्वारा किया जाता है। इसलिए कभी भी प्रत्याशित बचत और जो निवेश होता है वो कभी इक्वल नहीं होता है, हमेशा ही उतार चढ़ाव चलता रहता है। कभी बचत अधिक है तो निवेश कम रहेगा, और निवेश बढ़ेगा तो बचत कम होगी। क्योंकि अभी भी आप देखिए, जो हमारी आय होती है, आय के अंदर से हम क्या करते हैं? कुछ तो उपभोग करते हैं और कुछ बचत करते हैं। अब बचत में से तो हम निवेश करेंगे, तो बचत यदि हमको रहने देनी है तो निवेश कम होगा, है ना? और अगर जो निवेश को बढ़ाएंगे तो बचत कम होगी। तो दोनों ऊपर नीचे चलते हैं। लेकिन बाजार में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है कि फाइनली वो दोनों इक्वल होते हैं। कैसे? ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखो, यदि बाजार के अंदर एक ऐसी स्थिति कि निवेश अधिक है और बचत कम है। अब बच्चों इसको समझो कि निवेश अधिक है और बचत कम है। बचत कौन कर रहा है? परिवार वर्ग कर रहा है। तो यदि परिवार वर्ग बचत कम कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो खर्च अधिक कर रहा है। आ रहा है ना समझ में? हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में सोच रहे हैं जब निवेश अधिक है और बचत कम है। अब बचत कौन कर रहा है? परिवार वर्ग कर रहा है। और बचत कम कर रहा है, इसका मतलब वो खर्च ज्यादा कर रहा है। खर्च ज्यादा कर रहा है मतलब उसकी मांग बढ़ रही है, और जब उसकी मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति करने के लिए उद्यमियों को क्या करना पड़ेगा? अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। अधिक उत्पादन करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो वापस से निवेश बढ़ जाएगा, और फाइनली वापस निवेश और बचत इक्वल हो जाएंगे। समझना बच्चों, बाजार के अंदर वापस संतुलन की स्थिति आ जाती है। लेकिन कब? दोनों स्थिति हम पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि निवेश अधिक है और बचत कम है। निवेश अधिक है, बचत कम है, अर्थात परिवार वर्ग बचत कम कर रहा है, यानी खर्चा ज्यादा कर रहा है। खर्चा ज्यादा कर रहा है मतलब उसकी मांग बढ़ रही है। उस मांग को पूरी करने के लिए हमारा जो व्यवसायी वर्ग है वो अधिक उत्पादन कर रहा है। अधिक उत्पादन करेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और जब राष्ट्रीय आय बढ़ रही है इसका मतलब वापस निवेश में वृद्धि होगी और निवेश और बचत बराबर हो जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन ये देख लो कि बचत अधिक है और निवेश कम है।
अर्थात बचत कौन कर रहा है? परिवार वर्ग। अब परिवार वर्ग ने क्या करना चालू कर दिया है? बचत करना चालू कर दिया है। अब जब उसने बचत करना चालू करा है मतलब वो खर्च कम कर रही है। खर्च कम कर रही है तो बच्चों क्या होगा? मांग कम हो जाएगी। मांग कम होगा तो जो व्यापारी वर्ग है उनके वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी, तो उनका स्टॉक पड़ा के पड़ा रह जाएगा, तो उनको अब उत्पादन कम करना पड़ेगा। उत्पादन कम करेंगे तो रोजगार का स्तर भी घटेगा, और रोजगार का स्तर घटेगा तो अल्टीमेटली राष्ट्रीय आय घटेगी और वापस निवेश कम होकर के बचत के बराबर हो जाएगा। तो यदि निवेश अधिक है तो बचत के बराबर हो जाएगा बाद में, और यदि बचत ज्यादा है तो वापस ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि यदि निवेश अधिक है तो मांग बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और फाइनली राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। लेकिन यदि बचत अधिक है और निवेश कम है तो पूर्ति बढ़ेगी। क्यों पूर्ति बढ़ेगी? क्योंकि लोगों की मांग ही नहीं है, लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो स्टॉक पड़ा के पड़ा रह जाएगा, जिससे समग्र मांग कम हो जाएगी, रोजगार घटेगा और राष्ट्रीय आय में फिर वापस कमी आएगी। तो ये हो गया बच्चों बचत और निवेश। प्रत्याशित बचत मतलब 1 वर्ष की अवधि में लोगों के द्वारा जो बचत की जानी है, कितनी बचत होगी उस आशा को हम प्रत्याशित बचत कहते हैं। और प्रत्याशित निवेश का मतलब होता है 1 वर्ष की अवधि के अंदर हमारे जो उत्पादन करता है वो कि इस आशा ऐसी कि कीमतें बढ़ेगी, हमारा लाभ बढ़ेगा, उस आशा में जो भंडार के अंदर वृद्धि करते हैं उसे ही प्रत्याशित निवेश कहते हैं। और जब निवेश अधिक होता है और बचत कम होती है तो निवेश अधिक होने पर क्या होता है? मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है और लास्टली वापस निवेश भी कम होकर के वापस बचत के बराबर दोनों इक्वल हो जाते हैं। यदि बचत अधिक है और निवेश कम है तो पूर्ति बढ़ेगी, और समग्र पूर्ति बढ़ेगी तो रोजगार भी घटेगा, राष्ट्रीय आय में भी कमी आएगी और पुनर्निवेश और बचत इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो बच्चों हो गया प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश। अब हम बात करते हैं पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये होता है EMEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता बच्चों क्या होती है? नए निवेश पर लाभ की प्रत्याशा को ही पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कहते हैं। नए निवेश पर लाभ की प्रत्याशा यानी हम और अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। काहे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है, हमें आशा है कि हमारा लाभ बढ़ेगा, तो लाभ की आशा से जो नया निवेश किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। तो नए निवेश पर लाभ की प्रत्याशा या आशा को ही हम पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कहते हैं। और इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पूंजी निवेश से अनुमानित लाभ, यानी हमको जो कितना अनुमानित लाभ होगा वो हमारा पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कहता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कोई भी उद्यम करता होता है, कोई उत्पादन करता होता है, जब वो अपना निवेश करता है बच्चों तो 2 बातों के ऊपर कंसीडर करता है, 2 बातों का कंपैरिजन करता है। पहला है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और दूसरा ब्याज दर। जब वो अपना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नए परिसंपत्तियों के ऊपर वो व्यय करने जा रहा है, तो 2 बातों के ऊपर सोचता है, एक तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और दूसरा होता है ब्याज दर। यदि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज दर की तुलना में अधिक होगी तो वो अपने उत्पादन को जारी रखेगा, क्योंकि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता अधिक होगी तो उसको लाभ अधिक होगा। लेकिन यदि ब्याज दर अधिक होगी तो वो अपने उत्पादन को वहीं रोक देगा, क्योंकि ब्याज दर अधिक होने पर किससे? पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता से यदि उसकी लाभ दर अधिक होगी तो उसको बच्चों लाभ की बजाय हानि होगी। तो कोई भी निवेशकर्ता जो उद्यमी होता है या उत्पादन करता है वो क्या देखता है? वो देखता है कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और ब्याज दर का क्या चल रहा है। यदि सीमांत कार्यकुशलता पूंजी की अधिक है तो अपने उत्पादन को जारी रखेगा, लेकिन यदि उसे लगता है कि ब्याज दर अधिक है तो अपने उत्पादन को वहीं बंद कर देगा। अब पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता 2 चीजों का अनुपात होती है, एक तो प्रत्याशित लाभ और पूर्ति कीमत। प्रत्याशित लाभ होता है वो होता है लाभ की आशा, अर्थात उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रतिफल होगा, और ये होता है पूर्ति कीमत होता है मतलब लागत, यानी उसको उत्पादन के साधनों पर कितना लागत हुआ। तो दोनों का जो रेशो होता है उस रेशो को ही हम पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कहते हैं। अब यदि उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, सपोज उसने ये मान लीजिए कि उसकी जो लागत है उसने किसी तरह के 5,000 रुपये का कोई व्यय किया है, तो पूर्ति कीमत कितनी हो गई? 5,000 रुपया। और सपोज उसके ऊपर उसको लाभ की आशा है कि मुझे 1 वर्ष में 2,000 का लाभ हो जाएगा, तो इन दोनों का जो अनुपात है वही कहलाती है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। यानी जो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता तो क्या होती है? नए निवेश पर लाभ की प्रत्याशा, अर्थात पूंजी निवेश से जो अनुमानित लाभ होने वाला है
उसे ही पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कहते हैं। और ये अनुपात काहे का होती है? प्रत्याशित लाभ और पूर्ति कीमत। और पूर्ति कीमत का मतलब होता है लागत। तो लागत और लाभ अर्थात लाभ और लागत का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। अब बच्चों अपन ने देखा है कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। अब हम ये देखेंगे इसको निवेश के साथ इसका क्या ग्राफ जाता है। तो जैसे जैसे दीर्घ काल में हमारा निवेश बढ़ता जाता है तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता बच्चों घटती जाती है। हम यहाँ पर ग्राफ बना के देखेंगे। हम यहाँ पर निवेश को बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? निवेश को बढ़ा रहे हैं। पहले I1 निवेश था तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता P1 थी। अब निवेश बढ़कर I2 हो गया तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता घट करके P2 हो गई है। इसलिए MEC मार्जिनल एफिशिएंसी कॉस्ट का जो ग्राफ आता है वो हमेशा ऋणात्मक ढाल वाला होता है क्योंकि ये घटता जाता है। तो ये अपना OX हो गया, ये O, ये X और ये Y। और यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे जैसे निवेश बढ़ रहा है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कम हो रही है और उन दोनों में विपरीत संबंध है। इसको अपने ग्राफ के द्वारा देखा। अब बच्चों निवेश बढ़ने के साथ साथ निवेश अर्थात विनियोग बढ़ने के साथ साथ कार्यकुशलता घटती क्यों है? तो इसके दो कारण है। निवेश में वृद्धि से सीमांत कार्यकुशलता घटने के दो कारण है। पहला कारण है कि जैसे जैसे समय बीतेगा अधिक निवेश करेंगे तो क्या होगा? वस्तुओं की कीमतें कम होगी। बच्चों क्यों कम हो जाएगी? कीमतें इसलिए कम हो जाएगी क्यों? क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या पूर्ति बढ़ जाएगी, है ना? समझ लो ना कि जब हमारा निवेश बढ़ेगा, है ना, अधिक उत्पादन होगा तो पूर्ति बढ़ जाएगी और पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें मांग कम हो जाएगी और मांग कम होगी तो कीमतें भी कम हो जाएगी। तो निवेश में वृद्धि से सीमांत कार्यकुशलता घटने का पहला कारण ये है कि जैसे जैसे अधिक उत्पादन होता है वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो मांग कम होती है और मांग कम होती है तो कीमतें कम होती है तो लाभ भी कम होता है और सीमांत कार्यकुशलता घटने लगती है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे जैसे निवेश में वृद्धि होती है उत्पादन बढ़ता जाता है तो समय के साथ लागतें भी बढ़ती जाती है। तो लागतों में वृद्धि और कीमतों में कमी, इन दोनों की वजह से निवेश में वृद्धि के साथ साथ बच्चों पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कम हो जाती है। अब हमने ये देख लिया कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या है और पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता समय के साथ या निवेश बढ़ने के साथ क्या परिवर्तित होती है। अब एक टॉपिक हमारा इसमें रह गया संपादित बचत और संपादित निवेश। हमने यहाँ पर प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश की बात कही थी। तो बचत और प्रत्याशित निवेश क्या था? एक वर्ष में लोगों के द्वारा जो लाभ की जो बचत की आशा की जाती है उसे तो हमने प्रत्याशित बचत देखा था। और एक वर्ष में उत्पादनकर्ता द्वारा जो निवेश की आशा की जाती है उसे हमने प्रत्याशित निवेश कहा था। इसका जस्ट उल्टा संपादित बचतें और संपादित निवेश, यानी बच्चों एक वर्ष की अवधि में परिवार वर्ग द्वारा जो वास्तव में आय में से जो बचाया जाता है उसे संपादित बचतें कहते हैं। और एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादन करता है वो जो उत्पादनकर्ता जो वास्तव में अपने भंडार में वृद्धि करते हैं या स्टॉक में वृद्धि करते हैं या वास्तव में जो निवेश में वृद्धि करते हैं या जो निवेश करते हैं उसे हम कहते हैं संपादित निवेश। और बच्चों हमने देखा था कि प्रत्याशित बचतें और प्रत्याशित निवेश कभी भी बराबर नहीं होते हैं, लेकिन बच्चों संपादित बचत और संपादित निवेश हमेशा इक्वल में होते हैं। तो बच्चों आज हमारा 20 चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया और आज हमने जो देखा उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। प्रत्याशित बचतें देखी, प्रत्याशित निवेश देखा। ये दोनों था कि एक वर्ष की अवधि में जो आशा की जाती है बचतों की वो प्रत्याशित बचत और जो निवेश की आशा की जाती है वो प्रत्याशित निवेश। क्योंकि दोनों अलग अलग वर्गों के द्वारा होता है, दोनों अलग अलग प्रेरित रहते हैं, दोनों की प्रेरणा अलग है। ये लाभ की प्रेरणा से वो करते हैं और ये बचत की प्रेरणा से की जाती है। ये परिवार वर्ग के द्वारा होता है, ये व्यवसाय वर्ग के द्वारा होता है। तो दोनों ही अलग अलग होता है, कभी बराबर नहीं होते। इसके बाद हमने बात करी थी जब निवेश अधिक है बचत कम होगी तो मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से पूर्ति समग्र पूर्ति से बढ़ जाएगी, रोजगार में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। फिर मैंने कहा था जब बचत अधिक होगी और निवेश कम होगा तो समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होगी, रोजगार घटेगा और राष्ट्रीय आय में कमी होगी। फिर हमने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को देखा था कि नए निवेश पर लाभ की प्रत्याशा को ही हम क्या कहते हैं? पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या पूंजी निवेश से अनुमानित लाभ ही क्या कहलाता है? पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता। फिर हमने देखा कि निवेश दो बातों पर निर्भर करता है या निवेश करते समय उद्यमी के दिमाग में दो चीजों पे कंपैरिजन होता है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और ब्याज दर।
अगर जो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता अधिक है तभी वो अपने उत्पादन को जारी रखेगा, लेकिन यदि ब्याज दर अधिक है तो वो अपने उत्पादन को जारी नहीं रखेगा। और एक बात और कि जब साम्यावस्था में क्या होता है, पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और ब्याज दर दोनों इक्वल हो जाते हैं। किसी भी उद्यम में बाजार में जब संतुलन आता है, साम्य की स्थिति आती है बच्चों, उस वक्त एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी कॉस्ट इज इक्वल टू ब्याज दर हो जाता है। यही हमारा साम्यावस्था कहलाता है। फिर हमने देखा था कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता किस किस का अनुपात है, प्रत्याशित लाभ और पूर्ति कीमत अर्थात लागत का अनुपात है। फिर हमने इसका ग्राफ बनाकर देखा कि निवेश में वृद्धि के साथ साथ पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कम होती जाती है, इसलिए जो ग्राफ होता है ये ऋणात्मक ढाल वाला गिरता हुआ होता है। फिर हमने देखा कि पूंजी निवेश में वृद्धि से सीमांत कार्यकुशलता घटने के दो कारण है। एक तो जैसे जैसे निवेश में वृद्धि होगी, पूर्ति बढ़ेगी तो मांग कम होगी और कीमतें भी कम हो जाएगी, और दूसरा लागत में वृद्धि होगी। इन दोनों की वजह से ही निवेश में वृद्धि के साथ साथ पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता में कमी आती है। फिर हमने देखा था कि संपादित बचतें एक वर्ष की अवधि में लोगों के द्वारा की जाने वाली वास्तविक बचतें, और संपादित निवेश एक वर्ष की अवधि में व्यवसायी द्वारा किए जाने वाला वास्तविक निवेश संपादित निवेश कहलाता है, और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। बचत सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरा हमने देखा था कि जो संतुलन की स्थिति में जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल होती है। तो बच्चों जो हमारा 20 चैप्टर है उसकी 5 वीडियो है। पांचों वीडियो के अंदर मैंने उपभोग फलन, बचत फलन, निवेश फलन सभी को बहुत अच्छे से समझाया है। आप मेरी पांचों वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, 1 बाय 1 देखिए, आपका लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हर लेसन के बाद मैंने जो नोट्स के फोटो अपलोड किए उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए ताकि आपका काम पूरा हो जाएगा। अब हम 21 चैप्टर 21वें पार्ट के साथ हम वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।